हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की थी और फिर हमने धीरे धीरे आपके बेस को मजबूत करना शुरू किया और इस बेस को मजबूत करने की शुरुआत में हमने जीके संजीवनी नाम की एक ल्यूसेंट सीरीज शुरू की। ये ल्यूसेंट सीरीज कंटिन्यू हम चला रहे हैं, निशुल्क रूप से आप सभी के बेस को मजबूत करते रहेंगे। इसी क्रम में आज ये अगला वीडियो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर आधारित है कि वो कैसे भारत में आए और कैसे आपस में लड़ करके फ्रांसीसी भारत से वापस चले गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पर आते हैं कि भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां आती हैं। अब हमने पिछले वीडियो में उनका क्रम याद कर लिया है कि भारत में कौन सी कंपनी भारत में पहले आई। हमने कोड आपको बता दिया था, पुत्र अड़ा डैड फसा। ये आपको याद रखना है ताकि क्रम याद हो जाए। मैंने आपको बीच में एक बात ये भी बताई थी कि अंग्रेज और डच, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अंग्रेज कंपनी के रूप में पहले आए और डच व्यक्तिगत रूप से पहले आए। दोनों के बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे। आज अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में आकर के और फ्रांसीसियों ने किस प्रकार भारत में आकर के अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा किया और फिर दोनों आपस में वेदरा के युद्ध अर्थात आंग्ल कर्नाटक युद्ध में दोनों आपस में लड़े और फिर फ्रांसीसी हारने के कारण वापस चले गए। कैसे ये स्टोरी रही इस पर फोकस करें। उससे पहले अंग्रेजों के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमें फैक्चुअल जो याद रखनी है वो कर लेते हैं। आपको यहाँ बहुत अच्छे बेसिक फैक्ट्स अपने याद तैयार करके रखने हैं कि अंग्रेज कब आए थे। देखिए, अंग्रेज में व्यक्तिगत रूप से तो वो लोग आ चुके थे अकबर के समय, जब हमारे भारत में अकबर का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो वहां थोड़े से फैक्ट्स बदल जाते हैं। मैं आपको आपके सामने रखता हूं। अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्रा भारत के लिए नहीं थी। अंग्रेज कंपनी जो 1600 में यूरोप में बनी, इंग्लैंड में बनी, वो भारत से व्यापार करने के लिए नहीं आई थी। वो व्यापार करना चाहती थी सुमात्रा, जावा और मलक्का द्वीपों के साथ। लेकिन क्योंकि वहां जो उत्पादित होता था उसके कंपैरिजन में भारत में बहुत ज्यादा मसाले पैदा होते थे, इसलिए उनका आकर्षण भारत की तरफ बढ़ा। यहां से शुरुआत हुई, जिनका उद्देश्य मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। सिंपल सी बात थी। 1601 में कंपनी के जहाज में से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचे। मतलब पहली बार कंपनी मसालों के व्यापार के लिए, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी हम बात करेंगे, जो बाद में भारत को गुलाम कर लेती है, वो भारत पर नहीं आई थी, इंडोनेशिया पर आई। लेकिन वहां से वो शिफ्ट हो जाती है इंडिया पर। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो है वो 1608 में किया गया। अब देखो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। इंडोनेशिया में मसाले के लिए ये लोग जहाज लेकर चले गए 1601 में, भारत में भी आ गए साथ में। लेकिन भारत में फैक्ट्री खोलने की शुरुआत उन्होंने 1608 में की। ये 7 साल कहां चले गए? ये इस बात में चले गए कि वो शुरुआती जो व्यापार था वो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप से ही कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला व्यक्ति हमें याद रखना है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज, ये दोनों प्रश्न एग्जाम पूछ चुकी है। कौन सा व्यक्ति कंपनी के निर्देशन में पहली बार भारत में आया? तो आपको याद रखना है हॉकिंस, याद रखेंगे। हमारे आजकल वो जो कुकर चलता है ना, कुकर हॉकिंस नाम की कंपनी बनाती है, तो वही हॉकिंग है। कैप्टन हॉकिंस जो है वो व्यापारिक कंपनी के रूप में हेक्टर नामक जहाज लेकर के भारत आया और भारत में 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर उसने अपना डेरा डाल लिया। देखिए, मैं यहां अंग्रेजों में व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। भारत को गुलाम किसी एक अंग्रेज ने नहीं बनाया, एक व्यापारिक कंपनी ने बनाया जिसमें 217 मेंबर थे। और उस कंपनी में जिसमें 217 मेंबर थे उसकी नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बना रही है, इसलिए हम उसके फैक्ट आज महत्वपूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं। दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज करेंगे। पॉइंट्स याद रखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। हॉकिंस जो है वो प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत भूमि पर कदम रखा था। ये पॉइंट और एक फैक्ट आप अपने दिमाग में रट कर रख लीजिए। हॉकिंस जो कि तुर्की भाषा जानता था,
क्योंकि मुगलों में भी तुर्की भाषा का प्रचलन था, अरबी भाषा का प्रचलन था। तो वह अकबर के नाम से जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड का राजा हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, या हॉकिंस जब भारत आया था तो उस समय इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम था। एमपीपीएससी पूछ चुकी है इस प्रश्न को। का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। देखो बड़ा आसान है, हॉकिंस आता है किसके दरबार में, आकर गिर जाता है तो जहांगीर याद हो जाएगा, जहां वो गिर गया जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में वो पहली बार आया, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। शुरुआत में इनको अनुमति मिल जाती है फैक्ट्री खोलने की, लेकिन क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पहले से आ चुके थे, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों की तो आपस में लड़ाई है, इस कारण से अंग्रेजों से फिर से वो जो परमिशन दी गई है उसे रद्द कर दिया जाएगा। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीजों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। बड़ी आसान भाषा में मैं बात कर रहा हूं। अंग्रेजों की कंपनी बनती है 1600 में, 1608 में वो भारत आती है अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए हॉकिंस के नेतृत्व में, और जहांगीर से स्वीकृति मांगते हैं। जहांगीर पहली बार में परमिशन दे देता है, लेकिन जब पुर्तगाली उस बात का विरोध करते हैं कि इनको व्यापार फैक्ट्री खोलने के लिए क्यों अनुमति दे रहे हो, तो वो मना कर देता है कि भैया आपके लिए परमिशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब देखिए ट्विस्ट आता है। 1611 में कैप्टन मिडलटन नाम का एक अंग्रेज सैनिक है, या सैनिकों के अधिकारी है, वो एक स्थान है जिसका नाम है स्वाली। स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर देगा। अर्थात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की लड़ाई हुई स्वाली नाम की जगह पर, और अंग्रेज जीत गए और पुर्तगाली हार गए। तो अब जहांगीर के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट होगा कि यार अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली है, इनसे हमें मदद मिल सकती है, तो इनको भी परमिशन दे दो। इसके बाद पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हो गया, और 1613 में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की परमिशन दे दी। आपको ल्यूसेंट और अन्य किताबों में दोनों साल मिलेंगे। अंग्रेजों ने पहली कोठी कहां खोली थी, सूरत में खोली थी। कब खोली थी, 1608 में खोली थी। अगर यही प्रश्न इस तरीके से घूम के आ जाए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थायी रूप से कहां खोली थी, तो 1613 में खोली थी, सूरत में खोली थी। किस राजा ने परमिशन दी थी, तो जहांगीर ने परमिशन दी थी। याद रख लेना ये सारे पॉइंट्स। इसके पहले 1611 में मुसलीपट्टनम मतलब मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री खोल ली थी, एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। लेकिन क्योंकि ये जो मुसलीपट्टनम है ये मुगल एम्पायर में आता ही नहीं था, ये तो गोलकुंडा एम्पायर का हिस्सा था, अर्थात वो उसको भारत मानते ही नहीं थे। यहाँ गोलकुंडा में हुआ करता था। गोलकुंडा के राजा मुख्य बंदर राज्य का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था मुसलीपट्टनम, और वहां पर अंग्रेजों ने कोठी खोली थी। और उनको भी ये लगता था कि ये भारत का हिस्सा अलग हिस्सा है, ये कुछ अलग राज्य है। तो दो अलग अलग राज्य हैं, गोलकुंडा राज्य और मुगल राज्य। तो मुगलों ने पहली बार परमिशन 1613 में दी है, लेकिन क्योंकि मुगलों ने परमिशन अभी तक नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में खोल ली है। 1632, अब देखो डिफरेंस, 1613 की बात कर रहे हैं, 1632 पर पहुंच गए। गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहला फरमान अर्थात गोल्डन फरमान जो है वो दे दिया। गोल्डन फरमान में ये लिखा हुआ है कि 500 पेगोड़ा, क्योंकि उस बहमनी राज्य या गोलकुंडा के राज्य में मुद्रा जो चलती है वो क्या चलती है, पेगोड़ा नाम की मुद्रा चलती है। तो ये जो पेगोड़ा मुद्रा है ये आप हमें दो, और बदले में आप एक साल में 500 पेगोड़ा हमको दो, और पूरे गोलकुंडा राज्य में व्यापार करो। बहुत सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भारत का हिस्सा था, यहां तक मुगलों का कब्जा था। अब मुगलों का यहाँ बीच में सूरत भी है, ये भारत बनाया है हमने, भारत का निचले हिस्से की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलीपट्टनम है जो गोलकुंडा राज्य का हिस्सा है, और गोलकुंडा में पहली बार इन्होंने मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम मुसलीपट्टनम में अपनी मुसलीपट्टनम में पहली कोठी 1613 में 1611 में खोली है। लेकिन ऊपर दक्षिण में यहाँ सूरत में पहली कोठी जो है वो 1613 में स्थायी रूप से स्थापित करेंगे। यहाँ मुगलों का एम्पायर चलता है, यहाँ गोलकुंडा एम्पायर चलता है, जिसने 1632 में इनको पूरे गोलकुंडा में व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान या जो गोल्डन फरमान के नाम से जाना गया ये दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बातें समझ ली।
आगे बढ़ो तो बहुत बेसिक सी बात समझ में आएगी। 1639 में फ्रांसिस डे, ये फ्रांसिस डे नाम फ्रांसिस है ना, नाम फ्रांसिस है लेकिन है अंग्रेज। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। अब देखो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, जगह पट्टे पर ले रही है, मतलब किराए पर ले रही है। पट्टा माने किराया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट माने किला, फोर्ट माने किला, सेंट जॉर्ज इनके संत थे, क्योंकि ये ईसाई धर्म के हैं तो उनके जो गुरु होते हैं उनका नाम सेंट जॉर्ज या सेंट जेवियर ऐसे होते हैं, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और ये आज भी भारत की एक विरासत के रूप में है। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। हम पीछे चले गए थोड़ा सा फिर से, क्योंकि अब हमें दूसरे व्यक्ति की बात करनी है। अभी तक हम हॉकिंग्स की बात करते थे, अब हमें दूसरे पर्सन, देखो पहला अंग्रेज अधिकारी या व्यापारिक कंपनी का जो मेंबर है, मैनेजर है, वो हॉकिंग्स है, वो हॉकिंग्स आया। और दूसरा पर्सन जो है वो टॉमस रो आया है। तो टॉमस रो की बातें कर लेते हैं। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में 1615 में आएगा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह, हो गई वो कहानी खत्म। तीसरी स्टोरी बता रहा हूँ। पुर्तगालियों ने तो भारत पे पहले ही कब्जा कर लिया था, गोवा पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने बंबई पे कब्जा कर लिया था, इन सब पे पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था, क्योंकि मुगल एम्पायर वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, दक्षिण के हिस्से थे ये। तो 1661 में जो इंग्लैंड का राजा है उसका विवाह हो जाएगा पुर्तगालियों की महारानी से। अब रानी को दहेज देना पड़ेगा, तो इंग्लैंड के राजा जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन अर्थात कैथरीन ऑफ बगेंजा से हो जाता है। इस अवसर पर पुर्तगाली अब दहेज देंगे। तो दहेज में क्या दें, तो दहेज में वो पैसे, धन दौलत सब कुछ तो देंगे, साथ में देंगे दहेज में मुंबई। क्या देंगे दहेज के रूप में, मुंबई का द्वीप दे देंगे कि जाओ मुंबई तुम्हारा हुआ। जैसे इनके बाप का था, भारतीयों का था, भारत की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसे फिर दहेज में अंग्रेजों को दे दिया। यहां से अब अंग्रेजों का कब्जा मद्रास पर है, गोलकुंडा पर व्यापार करते हैं और बंबई उनको दहेज में मिल गया, बहुत सारे हिस्से पर कब्जा हो गया। 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने ये बंबई को 10 पौंड, वहां क्योंकि इंग्लैंड में जो पैसा चलता है वो पौंड चलता है, तो 10 पौंड का किराया दे करके ये कंपनी को दे दिया कि भाई ये जगह तुम टैक्स वसूल करना, तुम व्यापार करना, मुझे तो 10 पौंड दे देना हर साल। राजा रानी है भैया, वो थोड़ी वसूल करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक दो पॉइंट अच्छे से याद रख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 में हुई है, याद रखना। 31 दिसंबर या दिसंबर 1599 में इसकी स्थापना हुई, तो अगले दिन दिसंबर अगला 1600 साल हो गया। और जब वो भारत आती है तो उस समय अकबर का शासनकाल, या अकबर भारत में राजा रहते हैं। अकबर भारत में 1605 तक राजा रहा और उसके बाद जहांगीर राजा बनते हैं। तो यहां पर कंपनी जब बनी है तो उनको एक परमिशन लेटर में, इसीलिए अकबर के नाम से लेटर लिख करके चार्ल्स द्वितीय दे रहे हैं, याद रख लेना। जब भारत वो आएगी तो भारत तो वो 1608 में आ रही है, तो जहांगीर का शासनकाल शुरू हो गया, क्योंकि अकबर साहब 1605 में मर गए हैं। 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, अब इनका विवाह हो गया, तो इनको बंबई जो है वो काई में दहेज में मिला, तो बंबई को वो किराए पर दे देंगे इस कंपनी को, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी अपने दिमाग में सेट हो रही होगी। बहुत शांति से धैर्य के साथ इन सारे पॉइंट्स को रट लेना, क्योंकि सब पूछे जाते हैं। 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड अंगियार नाम का एक व्यक्ति होता है, और ये गेराल्ड अंगियार ही बंबई की स्थापना करता है, ऐसा भी माना जाता है। वास्तव में बंबई का संस्थापक है। मैं आपको चेन्नई का संस्थापक बताऊंगा, कलकत्ता का संस्थापक बताऊंगा, दिल्ली का संस्थापक बताऊंगा और बंबई का संस्थापक बताऊंगा। तो पहला बंबई हो चुका है, बंबई का संस्थापक है गेराल्ड अंगियार। चलो इसको मैप पे देखो, ये भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में ये दो बड़े बड़े जो व्यापारिक शहर हैं, एक बंबई यहाँ पर है, ये सूरत बना दिया मैंने गलती से, ये बंबई जो है इसकी स्थापना गेराल्ड अंगियार करेगा, अंगियार। और दूसरा इधर कलकत्ता है जो एक बहुत बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना जॉब चारनाक करेगा। क्या करेगा? जॉब चारनाक। ये दोनों याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जाने वाले जैसे प्रश्न है। आगे बढ़ो। 1698 में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर अजीमुश शान, अजीमुश शान कौन है? बंगाल का गवर्नर जो मुगलों के अधीन काम कर रहा है।
तो अजीम उस शान द्वारा कंपनी को 3 गांव की जमींदारी दे दी जाती है कि भाई यहाँ से टैक्स वसूल करने का काम तुम करो। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है भारत के इतिहास में, क्योंकि अब वो इन 3 गांवों पर कब्जा करने के बाद चौथे, पांचवें और फिर पूरे बंगाल पर प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर के युद्ध के बाद अवध और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। याद रख लेना, 3 गांव जो है वो सुल्तानाती, कटिकला या कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी 1300 रुपए पर महीने के किराए पर दे देते हैं कि तुम तो 1300 रुपए साल का मुझे देना, पर मंथ बोल दिया गलती से, 1300 रुपए साल का देना और इनसे टैक्स तुम वसूल करना। बहुत सामान्य सी बात है। अब इनको यहां से लालच लग जाता है और आगे स्टोरी समझो। 1700 में जॉब चारनाक नाम का जो व्यक्ति है वो इसे, जो इन 3 गांव हैं इन्हीं को मिला करके किला बना देगा और वो किला कहलाएगा क्या, आप कमेंट करके बताना। कलकत्ता के रूप में उसे विकसित कर देगा और कोलकाता में फोर्ट विलियम ये किला है। फोर्ट विलियम जो है वो अंग्रेजों का किला बंद चौकी या किला या फैक्ट्री बन जाएगा और यही फोर्ट विलियम बाद में लड़ाई की जड़ होगा, क्योंकि इसी फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के लिए 1600 वो ब्लैक हॉल की घटना होगी। इसके प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर थे। कौन, किसके प्रथम अध्यक्ष? इस किले के पहले अध्यक्ष। 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी यही रहेगी। बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। हम ये तो किताब में पढ़ लेते हैं कि 1911 में जब महारानी का दरबार भारत में लगा तो उस समय महारानी ने कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जो 1912 में स्थानांतरित हो भी गई। लेकिन 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और कलकत्ता में भी ये जो फोर्ट विलियम का किला है ये भारत की राजधानी हुआ करता था। बहुत दिमाग में शांति से सेट कर लेना। हमने अंग्रेजों की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगली स्टोरी पर। अगली स्टोरी हमें फ्रांसीसियों की याद रखनी है। अंग्रेजों का आगमन हो गया, अब वो 1757 और फिर प्लासी का युद्ध और फिर पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये 3 हम एक साथ में पढ़ लेंगे। 1700 फ्रांसीसियों का जो युद्ध है या फ्रांसीसियों का जो आगमन है वो हम पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसियों का भारत आगमन। फ्रांस के सम्राट जिसका नाम है लुई 14वां, नाम सुना होगा आपने, बहुत हम इस व्यक्ति को पढ़ते हैं क्योंकि ये कहता था कि जो मेरा शब्द है वही शासन है, मैंने जो बोल दिया वही नियम है, ये मान लेना। तो फ्रांस के राजा उल्टे सीधे हुए हैं लुई नाम से, लुई 14वां, लुई 15वां। तो लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। ये कोलबर्ट राजा से कहता है कि क्यों ना हम ऐसी फैक्ट्री, एक कंपनी बनाएं जो दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करे जिससे हमको पैसा मिले। तो उसकी मान लेता है वो कोलबर्ट की। देखो फ्रांस का राजा है फ्रांस का राजा है लुई 14वां। क्या है? लुई 14वां। लुई 14वां का मंत्री का नाम है कोलबर्ट। ये दोनों मिलकर एक योजना बनाएंगे कि एक फैक्ट्री या एक कंपनी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं लोगों का जो विदेश में जा जाकर व्यापार करे और धन हमारे यहाँ लेकर आए। एक कंपनी इसकी 1664 में बनाई जाती है, एक फ्रांसीसी व्यापार कंपनी जिसका नाम है द कंपनी ऑफ इंडो ओरिएंटल की स्थापना हुई। क्लियर हो गया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रेंको केरो, कहां पर? फ्रेंको केरो नाम के व्यक्ति द्वारा 1668 में वहीं खोली जाती है जहां अंग्रेज खोलेंगे। अंग्रेजों ने पहली कोठी 1608 में खोली। 1608 जो हुआ उसके 60 साल बाद, 60 कर दो यहां तो 68 हो जाएगा। तो 1668 में फ्रांसीसियों ने भी फ्रेंको केरो के नेतृत्व में, वहां हॉकिंग्स के नेतृत्व में, यहाँ फ्रेंको केरो के नेतृत्व में पहली कोठी खोल दी। मरकारा, ये मरकारा एक जगह है, मरकारा जो कि गोलकुंडा में पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज भी वहीं गए थे, ये भी वहीं चले गए। गोलकुंडा के सुल्तान से एक आधिकारिक पत्र प्राप्त करके 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी खोल ली। अंग्रेजों ने पहली मुसलीपट्टनम में खोल दी थी, दूसरी सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने पहली सूरत में खोली और दूसरी मछलीपट्टनम में खोली। दोनों बराबर बराबर है, इसलिए एक साथ पढ़ना पड़ता है। और अब दोनों की लड़ाई होगी तो आगे लड़ाई समझेंगे, लेकिन बेसिक बातें और समझ लो थोड़ी। 1673 में कंपनी के निर्देशक फ्रांसिस मार्टिन होते हैं। क्या नाम है? नाम तो फ्रांसीसी है, फ्रांसिस मार्टिन। और वेलांग द लेस्पिन, ये गैर फौजदारी सिपाही हैं जो एडमिरल लॉ के साथ भारत आए हैं।
वो भारत के वालीकोंडपुरम, ये दक्षिण भारत की एक जगह है वालीकोंडपुरम, बहुत काम की नहीं है, याद मत रखो, कि मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटे से गांव को प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती बना देंगे, और यही बस्ती बाद में एक नए नाम से, जिसका नाम है फ्रांसीसियों की बस्ती, पांडिचेरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पांडिचेरी। और अब याद रखो, पांडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, फ्रांसीसियों का कब्जा था, और कब तक? आजादी तक फ्रांसीसी बस्ती रही है। यह पूरी तरह किलाबंद था। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति है, इस बस्ती का प्रमुख हो गया, मतलब उसका मैनेजर बनाया गया। बंगाल के सूबेदार शाइस्त खां 1674 में फ्रांसीसियों को एक स्थल दिया, जहां पर 1690 और 92 में उन्होंने चंद्रनगर की स्थापना की, और फिर इनका हेड ऑफिस बन जाता है चंद्रनगर। क्लियर हो गई होगी कहानी। पांडिचेरी और चंद्रनगर दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग काम के लिए बनाए गए। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1720 में, अब 20-25 साल तक चलता रहा उनका व्यापार, लेकिन अब अंग्रेजों से डिस्प्यूट होने लगे हैं, तो फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण होता है। बहुत काम की बात नहीं है। 1720 और 1742 के बीच लीनो और ड्यूमा के बुद्धिमान शासन के कारण फ्रांसीसी भारत में एक स्टेब्लिश कंपनी बन जाती है और बहुत बड़ा व्यापार करने लगती है। अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं, फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे हैं, तो जरूरी है इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और वो यहां से शुरू होती है। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस पे, 1725 में मालाबार के तट पर, जो कि केरल में आता है, के समुद्री तटों पर, और माहे में 1739 में कब्जा कर लिया, और ये इनके अंडर में आ गए, मतलब इनका भी कब्जा हो गया। गोवा, बंबई, इन सब पर किसका? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दोनों अपने हिसाब से व्यापार करते हैं, कंपटीशन चल रहा है। अब प्रतिस्पर्धा कन्वर्ट हो जाएगी संघर्ष में, तब होंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेजों के, फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसियों के युद्ध, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इनको कर्नाटक युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज में जो कर्नाटक है उस जमीन पर हुए, इसलिए इनको आंग्ल कर्नाटक या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 3 हुए हैं, याद रख लेना। कब से कब तक? 1946 में हमारा देश आजाद हुआ है, तो यहाँ 1746 कर लो। 1746 से 1748 में पहला, 49 से 54 दूसरा, और 58 से 63 तीसरा। ऐसे 3 युद्ध जो हैं इनके बीच में चलते रहेंगे, याद रख लेना। इसको 56 से भी कर सकते हैं। 56 से शुरू हो गया था, लेकिन वास्तविक लड़ाई 58 में होती है। 3 युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच में। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ, वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर यूरोप में दोनों लड़े, तो यहां भी लड़ लिए, पहला पॉइंट। और इस पहले युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाएंगे, फ्रांसीसी जो है वो जीतेंगे, बाकी के दोनों युद्धों में अंग्रेज जीतेंगे, ये याद रख लेना। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 में शुरू होता है, 54 तक चलता है, और हैदराबाद और कर्नाटक पर किसका कब्जा होगा, इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है और युद्ध हो जाता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित होता है, लेकिन क्योंकि भारत में ये 1758 में शुरू हुआ, तो आप यही लिखेंगे। 3 युद्ध थे, तीनों युद्धों में कुछ संधि भी हुई होगी, क्योंकि युद्ध होता है तो संधि होना जरूरी नहीं, तो युद्ध खत्म कैसे होगा? या तो एक हार जाए एक जीत जाए, या दोनों हार जीत तो नहीं रहे, दोनों में संधि हो रही है, एक कमजोर पड़ रहा है एक ताकतवर पड़ रहा है, मर कोई नहीं रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि होती है एला शापेल की संधि, एक्सलापेल शेपेल की संधि, तो एला शापेल कर लेना शॉर्टकट में याद। दूसरा कर्नाटक युद्ध में हुई पांडिचेरी की संधि, और तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुई पेरिस की संधि। 3 संधियां याद रखो। कैसे याद रखोगे? अभी कुछ समय पहले हमारे देश में आम आदमी पार्टी बनी ना, उसे हिंदी में कहते हैं आप, APP है ना, तो ये APP याद कर लो। एला शापेल की संधि पहली, दूसरी पांडिचेरी, और तीसरी पेरिस की संधि। 3 संधियां याद हो जाएंगी। 3 कर्नाटक युद्ध हैं, 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63 तक 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध एला शापेल की संधि, दूसरा युद्ध हुआ किससे? पांडिचेरी की संधि, और तीसरी हुई संधि पेरिस की संधि, याद रख लेना। तीसरा युद्ध जो है उसके बीच में एक बड़ा युद्ध और हो जाता है, जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं। इसमें इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को बहुत बुरी तरह हरा दिया, और इसके बाद फ्रांसीसी लोग चले गए अपने देश।
फ्रांस ने भारत से बहुत ज्यादा व्यापार संबंध नहीं रखा। 3 युद्ध, पहला तो फ्रांसीसी जीते, दूसरा अंग्रेजों और दोनों के बीच संधि हुई कि ना तो आप और ना मैं भारत के राजाओं के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा युद्ध वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, बहुत बुरी तरह हार जाते हैं और फिर अब भाग जाते हैं भारत से और कहानी समाप्त होती है। हमने इस वीडियो में अंग्रेज भारत में कैसे आए, फ्रांसीसी भारत में कैसे आए और दोनों के बीच युद्ध कैसे हुआ और कैसे दोनों का बैकअप होकर के अंग्रेजों के पास शासन आ गया, वो हमने समझा। उम्मीद है आप सब लोगों को मैं बेसिक सी बातें समझाने में सफल हूं। आप सब लोग इसको देख करके बहुत सारी चीजें याद कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बता दिया करें। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज पर फोकस मत करना, एग्जाम बहुत पास में आने वाली है, 100 दिन बचे हैं। एमसीक्यू रोज लगाना शुरू करो, रोजाना 100, 200, 300 एमसीक्यू रोज लगाओ। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।